नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और एक लंबे वीकेंड के बाद आज भारतीय बाजार खुलेंगे और इस बीच वीकेंड के दौरान काफी ढेर सारी खबरें आई हैं, अहम नतीजे आए हैं और अब आने वाले इवेंट्स पर भी नजर रहेगी, जिसके चलते भारतीय बाजारों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो इस पर एक एक करके हम बात करेंगे और हमारे साथ खबरों वाले शेयर्स की पूरी डिटेल देंगे शरद, और इसके अलावा ब्रोकरेज की नजर कहां पर है ये वामाक्षी हमें बताएंगे, और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में भी किस तरह का एक्शन है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजार से। और इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो वो हल्की कमजोरी के साथ हो रही है। इस वक्त जो एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त 35 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं निकाई के बाजार अगर देखेंगे तो वो भी हल्के लाल निशान में ही है, और कॉस्पी और शंघाई के बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एशियन मार्केट से जो क्यूज मिल रहे हैं वो काफी मिक्स्ड है इस वक्त, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एशियाई बाजारों की बात करें तो आज ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल बैंकों की बैठक होगी, जिसमें कि पॉलिसी आउटकम निकल कर आएगा। तो वहां पर किस तरह से संकेत मिलते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि ब्याज दरों को लेकर वहां पर क्या फैसला निकल कर आता है, क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा कि उन्होंने होल्ड ही किए थे अपने रेट्स, लेकिन इस बार क्या फैसला वो करते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच ग्लोबल डेवलपमेंट्स काफी सारे हैं, और इसके पहले हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, यूएस के बाजार भी उसके पहले थोड़े कॉशियस नजर आए। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। वहां पर कुछ लेटेस्ट अभी डेटा भी निकल कर आए हैं जो कि मजबूत हैं। अगर यूएस मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े देखेंगे तो वहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। पीएमआई का आंकड़ा अनुमान से बेहतर आया है, और पीसीई इंडेक्स जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, वहां पर भी हल्की नरमी हुई है। अगर मंथ ऑन मंथ बात करेंगे तो 0.1% की बढ़त देखने को मिली है, 0.3% का हमारा अनुमान था। एनुअली अगर इसको देखेंगे तो 5.1% से गिरकर 4.2% ये आंकड़ा आया है। तो यहाँ पर एक हल्की नरमी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को टेक ओवर करने की खबर आ गई है जेपी मॉर्गन की तरफ से। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है बैंकिंग सेक्टर को लेकर यूएस में, जिसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी निकल कर आ रहे हैं जो कि मिले जुले हैं। हालांकि टेक ओवर के लिए जो बोली जीती है जेपी मॉर्गन ने, उसके बाद हमने देखा कि हल्की बढ़त देखने को मिली, वहां पर 2% की तेजी थी, लेकिन काफी मिक्स्ड कमेंट आ रहे हैं इसमें। जेपी मॉर्गन के सीईओ का कहना है कि अब बैंकिंग सेक्टर में जो इतने समय से गिरावट चल रही थी वो कहीं ना कहीं थमते हुए नजर आएगी। लेकिन वहीं दूसरी एनालिस्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि रीजनल बैंकों में आगे और भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर फेड आगे यहाँ पर और भी अग्रेसिव होता है रेट हाइक्स को लेकर, तो फिर इसका असर आने वाले समय में रीजनल बैंकों पर पड़ सकता है, बैंकिंग सेक्टर गहरा सकता है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं, ऐसे में ये पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फेड के लिए अब दोनों तरफ की चीज है, एक तो महंगाई को कंट्रोल में करना और एक तरफ मंदी को भी हावी नहीं होने देना। तो ये दो चीजें हैं। हालांकि पीसीई इंडेक्स जो फेड वॉच करता है वो फेवरेबल है, तो देखना होगा, हो सकता है कि एक पॉज के पहले यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त इस बार की पॉलिसी में देखने को मिले, और यहाँ पर नजर रहेगी कि कमेंट्री आने वाले समय में किस तरीके की आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे, आंकड़े आएंगे, और इसके अलावा इस हफ्ते एप्पल, एएमडी जैसी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे। उबर, फाइजर अपने आंकड़े आज जारी करेगी, तो नतीजे भी काफी सारे आएंगे जिस पर की हमारी नजर रहेगी। यूरोप बाजारों पर अगर बात करें तो यहाँ पर हल्की बढ़त देखने को मिली। यूरोजोन जीडीपी में 0.1% की बढ़त हुई, 0.2% का अनुमान था, तो उसको कहीं ना कहीं यूरोपियन बाजार डाइजेस्ट करता हुआ नजर आया, और ये भी फेड बैठक के पहले मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। अब आते हैं अन्य संकेतों पर, तो बॉन्ड यील्ड्स चढ़े हैं, 3.52% से बढ़कर 3.56 हो चुके हैं। और इसके अलावा यूएस डेटा के पहले हम देख रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो चुका है, और उसके चलते ब्याज दरों में जो बढ़त की बात की जा रही है, उसके पहले सोने में हमने देखा कि हल्की कमजोरी है। और कच्चा तेल भी स्थिर कारोबार कर रहा है, लेकिन अभी भी $80 के नीचे कच्चा तेल दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम संकेत हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। काफी मिक्स्ड क्यूज हैं। देखा जा सकता है कि कुछ वेट एंड वॉच मोड पर हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि फेड की बैठक होने वाली है। तो इस पर ये बड़ा इवेंट है जिस पर कि अब दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी, और भारतीय बाजार भी उस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले कि एफआईज और डीआईज के आंकड़े कैसे थे, उसके बाद हम
ये भी समझेंगे कि मार्केट में आज क्या रणनीति अपना के चले। तो पहले एफआईएस और डीआईएस के अगर आंकड़े देखें तो कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से करीब 3,304 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, वहीं डीआईएस ने 264 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 180 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है 1,090 करोड़ के आसपास की एफआईएस की तरफ से। तो यहाँ पर भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो अच्छे हैं। एफआईएस एक बड़ी खरीदारी करके गए हैं ओवर द वीकेंड, माफ कीजिए इसके पहले कारोबारी सत्र में, तो ये एक अच्छा आंकड़ा निकल कर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए इस माहौल में, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, उसके पहले किस तरह की चाल आप देख रहे हैं भारतीय बाजारों की? गुड मॉर्निंग मैम। देखो, मार्केट जो 16,800 से कंटिन्यूअसली रैली कर रहा है, तो यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की है। हालांकि हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को कुछ बाइंग का व्यू नहीं दिया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,150 से लेके 18,200। यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो वाला एक बार देखना पड़ेगा। और जस्ट हम लोग अभी प्लान करें 18,200 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है 18,150 से लेके 200, तो वीकली चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन, साथ साथ एक 61% का रिट्रेसमेंट एरिया भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट रिवॉर्ड होगा कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करके पोजीशंस को जा सकते हैं। 18,300 का मंथली कॉल जो है वो हम लोग यहाँ पे हेज करेंगे, मतलब 18,300 का कॉल हम लोग बाय करेंगे और 18,200 या फिर 18,150 के आसपास निफ्टी मिलता है तो हम लोग वहाँ पे बिकवाली करने की कोशिश करेंगे। और मई में मुझे लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यही पोजीशंस को कैरी करेंगे और नीचे में बड़े टारगेट के लिए क्या करेंगे, प्लान करेंगे। क्योंकि यूएस से जो न्यूज आ रहे हैं वो थोड़ा सा मिक्स न्यूज है, और अगर न्यूज पॉजिटिव भी है तो ऑलरेडी मार्केट में ऑलमोस्ट 1300 से लेके 1400 पॉइंट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दिखा है। तो ये लेवल्स बाइंग का नहीं है। कॉशियस होके आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है, वहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है तो आप वहाँ पे बाइंग करके चल सकते, लेकिन इंडेक्स में थोड़ा सा हमें अभी कॉशियस रहना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। 17,950 से लेके 18,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे क्लोजिंग शायद से एक बुल्स के लिए अलार्मिंग लेवल होगा कि ये लेवल के नीचे जाता है तो एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय बाजार पर। लेकिन नितिलेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? मैम, स्टॉक स्पेसिफिक में जैसे मैंने कहा कि एक बजाज फिनसर्व एक अच्छा लग रहा है मुझे। 1365 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग इसमें बाय पोजीशंस बनाएंगे। 1345 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। 1400 रुपए का टारगेट होगा और ये टारगेट मैं इंट्राडे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर समझो 1365 को ब्रेक करने के बाद 1370 के आसपास सस्टेन कर देता है तो हम लोग स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे और 1355 के आसपास लेके चलेंगे। क्योंकि अभी का जो माहौल है यहाँ पे बड़े स्टॉप लॉस के साथ हमें काम नहीं करना है, रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अभी काम करना पड़ेगा। तो बजाज फिनसर्व मेरे लिए बाय होगा और इंडेक्स के ऊपर मेरा पोजीशन हम लोग शॉर्ट की साइड में हम लोग बनाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये हैं व्यूज बाजार पर। और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात करें तो बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने की राय दी जा रही है 1400 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1345 का। और निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको बता दिया गया 18,150 से 200 के बीच आज अहम रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो 17,960 से 18,000 के बीच नजर आ रहा है। तो ये कुछ रणनीति है आज बाजार के लिए जिस पर कि आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़ों की, क्योंकि ओवर द वीकेंड ये सभी नंबर्स आए हैं और आंकड़े कैसे रहे ये बताने के लिए हमारे साथ सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि अप्रैल में ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहे, कौन कौन से कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और कहां पर निराशा मिली? नंबर आए हैं आज अप्रैल के सेल्स के, बिक्री के ऑटो जगत की। शुरुआत करते हैं मारुति से। कुल बिक्री उसकी 6.5% ऊपर गई है। डोमेस्टिक जो है, घरेलू जो बिक्री है वो है लगभग 1,40,000 यूनिट्स की, और एक्सपोर्ट्स हुए हैं लगभग 17,000 यूनिट्स। ये स्थिति है मारुति की। टाटा मोटर्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर लगभग 4% गिरावट देखी गई है।
पूरे मिला के 70,000 यूनिट्स सब मिला के बेचे गए हैं। जो लोकल मार्केट है उसकी भी बिक्री पूरी मिला के 4% डाउन है, पर पैसेंजर व्हीकल जो है वो अच्छा कर रहा है, 13% ग्रोथ है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी नई जो व्हीकल लॉन्च हुए हैं उनसे फ़ायदा हुआ है, काफ़ी नई तरह के जो कारें लॉन्च हुई उनसे फ़ायदा हुआ है, 13% वहाँ अप है। पर कमर्शियल व्हीकल में इतना ऊंचाई देखने को नहीं मिली है, वहाँ भी लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है, जो अच्छा कह सकते हैं नहीं है अप्रैल टाटा मोटर्स के लिए। मारुति के लिए अप्रैल अच्छा था, पर मारुति अभी भी कहती है अच्छा कर सकते थे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स नहीं थे, उनका मैन्युफैक्चरिंग उससे हिट हुआ। पर उसके बाद अब वो उसको पूरा का पूरा देख रहे हैं कि कैसे उसकी वो पूरा हो पाए, जो नुकसान हुआ है भरपाई हो पाए उसकी। बाकी कार मेकर पर नज़र डालें तो किया की बिक्री 22% उछली, एमजी मोटर्स की लगभग 126% उछली लो बेस के कारण, नई गाड़ियों के कारण। निसान की 24%, पर टोयोटा को झटका लगा फिर से। टोयोटा ने 6% जो अपनी बिक्री है वो लूज की है, वहाँ पे 6% का गिरावट देखने को मिली है। सो ये तरह के हालात हैं पूरे ऑटो जगत के अप्रैल सेल में, जो पहला महीना था फाइनेंशियल ईयर को लेकर। आगे जाकर मॉनसून बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर पूरा ऑटो जगत निगाहें गड़ाए हुए है, क्योंकि वहां से पता लगेगा कि वाकई ये बिक्री कैसी रही। रूरल एरिया में जो है, रूरल एरिया में पता लगेगा बिक्री कैसी रही जब हम देखेंगे कि ऑटो जगत वहां पे कैसा कर रहा है, बारिशें कैसी हो रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हम आपको बता रहे थे, कुछ कम चुने थे निराश किया, लेकिन कुछ सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ नतीजों की जो ओवर द वीकेंड आए। तो काफ़ी ढेर सारे नतीजे घोषित हुए हैं इस बीच, एफएनओ सेगमेंट से और कैश सेगमेंट से। एक एक करके क्विकली आपके सामने रखते जाएंगे। सबसे पहले तो एमआरपीएल पर बात करते हैं। तो एमआरपीएल में आय में 4% की बढ़त हुई है, लेकिन मुनाफा घटा है यहाँ पर 36% से। और कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहां पर भी एक हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। तो काफी मिले जुले नंबर्स आए हैं एमआरपीएल के। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। तो यहाँ पर जो नतीजे आए हैं वो अभी थोड़ी देर बाद मानसी आपको बताएंगी, भी आपके सामने रखेंगी। क्विकली अगर फर्स्ट एक आपको बताए तो नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही नजर आ रहे हैं। आय में 17% की बढ़त आई है, मुनाफा करीब 32% से घटा है कंपनी का, और कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहां पर भी हल्की यहाँ पर दबाव देखने को मिला है मार्जिन्स में। अब बात करते हैं जो अन्य नंबर्स हैं उसमें वेदांत फैशन की, और यहाँ पर आय में करीब 15% की बढ़त हुई है और कामकाजी मुनाफा करीब 17% से बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर भी 22% की बढ़त हुई है। तो यहाँ पर वेदांत के जो नंबर्स आए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो जब चौथी तिमाही के अपडेट आए थे तो उसको भी काफी अप्रिशिएट किया था स्ट्रीट ने। जो एनआईआई है वो 7.6% से बढ़ी है, और इसके अलावा मुनाफा करीब 7% से बढ़ा है कंपनी का। और इसके अलावा अगर एसेट क्वालिटी के आंकड़े भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पर स्टेबल ही नजर आ रहे हैं। प्रोविजन में करीब 53% की गिरावट दर्ज हुई है। अब बात करते हैं केशोराम इंडस्ट्रीज की। तो यहाँ पर नतीजे काफी वीक है। जो कुल आय है उसमें मामूली 2% की बढ़त हुई है, लेकिन जो मुनाफा है वो घटा है कंपनी का, करीब 40% की गिरावट वहां पर दर्ज हुई है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर घाटा ही दर्ज हुआ है, लेकिन घाटे में कमी आई है। 46 करोड़ से घटकर जो घाटा हुआ है वो 26 करोड़ का आया है। तो घाटे में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कमी देखने को मिली है। अब बात करते हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग की। तो यहाँ पर ब्याज से आय में 15% की बढ़त और मुनाफे में करीब 22% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। एसबीआई कार्ड्स के नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। स्पेशली टॉप लाइन में आय में हम देख रहे हैं कि 32% की बढ़त हुई है और मुनाफे में करीब 3% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। ई मुद्रा के अगर नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आय में करीब 70% की बढ़त हुई है और मुनाफा 40% से बढ़ा है कंपनी का। तो यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से। आरपीजी लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी आय में करीब 14% की ग्रोथ आई है और मुनाफा 38% बढ़ा है कंपनी का। तो यहाँ पर भी नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजिटल की।
तो इधर भी देखेंगे तो काफी कमजोर नंबर्स आए हैं। आय में करीब 97% की गिरावट दर्ज हुई है और मुनाफा 99% घटा है कंपनी का। तो ये है नेक्स्ट डिजिटल के नंबर्स। हिमाद्री स्पेशलिटी के नंबर्स देखेंगे तो आय में 23% की बढ़त हुई है और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। 9 करोड़ का घाटा था, उसके सामने करीब करीब 70 करोड़ के आंकड़े यहाँ पर कंपनी ने दर्ज किए हैं। जिंदाल ड्रिलिंग के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे कमजोर ही नजर आ रहे हैं। आय में करीब 1% की गिरावट दर्ज हुई है और मुनाफा भी देखेंगे तो 40% से घटा है कंपनी का, जिंदाल ड्रिलिंग के केस में अगर हम देखेंगे तो। इसके अलावा संगम इंडिया, यहाँ पर नंबर्स वीक ही नजर आ रहे हैं। आय में 7% की गिरावट आई है और मुनाफा में भी करीब 40% से ज्यादा की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। पराग मिल्क फूड्स के आंकड़े काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में करीब 42% की ग्रोथ है और मुनाफा घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। पिछले साल कंपनी ने 590 करोड़ के आसपास का घाटा दर्ज किया था, उसके सामने 22 करोड़ का मुनाफा इस बार कंपनी ने दर्ज किया। तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं यहाँ पर पराग मिल की तरफ से। खैतान केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पर भी आय में करीब 5% की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर देखेंगे और कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो एक लो बेस का भी फायदा मिला, तो शानदार ग्रोथ आई है। 147% की ग्रोथ कामकाजी मुनाफे में और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 232% बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा कुछ और नंबर्स पे नजर डाले तो जेने एक्सेल्स, यहाँ पर नंबर्स वीक नजर आ रहे हैं। आय में 5% की गिरावट दर्ज हुई है और मुनाफा घटा है करीब 5% का। तो ये कुछ नंबर्स आए हैं। ढेर सारे नतीजे आए कैश सेगमेंट से, जो कुछ अहम नतीजे थे वो यहाँ पर हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है एक एक करके। कुछ और अहम नतीजों की बात करें, आरबीएल बैंक आपको और बता देते हैं। एनआईआई में 7% की बढ़त दर्ज हुई है और इसके अलावा मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर 72% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। तो ये कुछ अहम आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। आज इसके चलते काफी सारा एक्शन कैश सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों में और मिड कैप सेगमेंट में आज देखने को मिल सकता है। चलिए, ये हैं कुछ नतीजों की बात, लेकिन कुछ देर पहले हम अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों की बात कर रहे थे और यहाँ पर नतीजे कैसे रहे हैं ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी, बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे कैसे रहे? अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए और कंपनी के मुनाफे में करीब 36% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि डिमांड में बढ़ोतरी से कंपनी की बिक्री में हमने देखा करीब 18% की बढ़त भी दिखी। मार्जिन्स की अगर बात करें 19% से मार्जिन्स कंपनी के जो है वो गिरे और 17% पर जाते हुए दिखे। अगर अल्ट्राटेक सीमेंट के Q4 हाईलाइट्स की बात करें तो कंपनी के वॉल्यूम्स में हमने देखा इनफैक्ट डोमेस्टिक सेल्स जो है उसमें 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 95% रही। कंपनी के वॉल्यूम्स में भी 15% का इजाफा रहा और रियलाइजेशंस के फ्रंट पर 4.5% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली। हालांकि कंपनी के खर्च यानी कि कॉस्ट में 7% तक की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। कंपनी ने सीमेंट कैपेसिटी कमिश्निंग की है 5.6 मिलियन टन पर एनम की और इसी कमिश्निंग से टोटल ग्रे सीमेंट कैपेसिटी जो कंपनी की है वो 126 मिलियन टन पर एनम इंडिया के लिए हो जाती है। तो सीमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन भी देखने को मिली है। हावेवर अगर देखें तो कंपनी की ऑपरेटिंग एबिटा जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और कंपनी के ऑपरेटिंग एबिटा जो है वो 1060 रुपये प्रति मिलियन टन हुए हैं 900 मिलियन टन से। तो ऑपरेटिंग एबिटा में इंप्रूवमेंट दिखा, वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट है, रियलाइजेशंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि प्रॉफिट के फ्रंट पर इस तिमाही अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों में गिरावट हाथ लगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और अहम खबर का रुख करते हैं। दूसरी तरफ नया फॉर्मूला लागू होने के बाद पहली बार एपीएम गैस की कीमतों की समीक्षा हुई है। इसमें घरेलू नेचुरल गैस की कीमतें $8.27 प्रति MMBTU तय किया गया है, लेकिन नॉमिनेटेड फील्ड से निकलने वाली गैस पर लगी सीलिंग की वजह से ग्राहकों पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम सेक्टर की इन दोनों खबरों को डिटेल से समझते हैं। हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं और ज्यादा डिटेल्स के साथ। प्रकाश, पहले तो ये बताइए कि घरेलू नेचुरल गैस की कीमतों में किस तरह की बढ़त देखने को मिली, इसके बारे में पहले बताइए। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए दो अहम डेवलपमेंट हैं। पहला डेवलपमेंट डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसेस से संबंधित है। दरअसल सरकार ने मई महीने के लिए डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतें निर्धारित की हैं जो कि $8.27 पर MMBTU पर फिक्स किया गया है। लेकिन अगर आप न्यू गैस प्राइसिंग फॉर्मूले को प्रभाव में लेते हैं जिसके हिसाब से जो नॉमिनेटेड फील्ड से गैस निकल रहे हैं यानी कि ONGC और OIL के जो नॉमिनेटेड फील्ड्स हैं उससे जो गैस निकल रहे हैं उसके लिए सीलिंग प्राइस होगा जो कि $6.5 पर MMBTU
कॉम्पिटिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि किसी तरह का कोई बदलाव जो है वो मई महीने के लिए डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतों में नहीं होने जा रही है। कंज्यूमर के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा। कीमतें जो पिछले महीने थी वही मई महीने में भी रहेगी। ये पहला रिवीजन है जब से सरकार ने एपीएम गैस के लिए नई गैस प्राइसिंग फॉर्मूले को एडॉप्ट किया है, जिसके हिसाब से एपीएम गैस की जो कीमतें हैं वो निर्धारित करने के लिए जो इंडियन क्रूड बास्केट के 10% प्राइसेस है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है वो ये है कि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से कीमतों में बड़ी कटौती की है। पर सिलेंडर के हिसाब से करीब 172 रुपए की कटौती की है, और अगर आप दिल्ली में नई कीमतें देखें तो करीब 1856 रुपये पर सिलेंडर के आसपास है। तो कमर्शियल एलपीजी के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए राहत की खबर है, लेकिन डोमेस्टिक एलपीजी के कंज्यूमर्स के लिए राहत की खबर नहीं है, क्योंकि उनके लिए किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है, कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो वो जो पिछले महीने कीमतें दे रहे थे इस महीने भी वही कीमतें देंगे, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उनको किसी तरह की कोई सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। कुछ सब्सिडी जो कंज्यूमर्स को सरकार दे भी रही है वो एलपीजी सब्सिडी नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी है, वो भी 30 रुपये या 50 रुपये दूर दराज के इलाकों के कंज्यूमर्स को दे रही है। इस वक्त जो सब्सिडी की रकम सरकार दे रही है वो सिर्फ उज्ज्वला कस्टमर्स को दे रही है, जिनकी संख्या 9 करोड़ है। उन्हें 200 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से सरकार सब्सिडी दे रही है। बाकी जो डोमेस्टिक एलपीजी के कंज्यूमर्स हैं उन्हें सब्सिडी नहीं मिल रही है और कीमतों में भी कटौती नहीं हुई है, लिहाजा उनके लिए कोई राहत की खबर नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए छोटी की और अब हमारे पास वंदना भारती के कुछ स्ट्रैटेजीज आई हैं, वो आपके सामने एक एक करके रखते हैं। और इनका मानना है कि क्रूड में आगे भी सेलिंग प्रेशर जारी रह सकता है, तो 6185 के लेवल पर आप बिकवाली करके चलिए। टारगेट होगा 6050 का और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 6240 का। तो मौजूदा स्तरों पर क्रूड में बिकवाली की सलाह। इसके अलावा जो दूसरी कॉल है वो आ रहा है इनका जिंक में। मेटल स्पेस में अगर देखेंगे तो जिंक इस वक्त उन्हें खरीदारी करने के लिहाज से अच्छा लग रहा है। 237 के लेवल्स पर आप बाई कर सकते हैं जिंक में। टारगेट है 242 का, स्टॉप लॉस सुझा रही हैं 235 का। तो ये कुछ कॉल्स हैं वंदना की तरफ से। चलिए ये है कमोडिटी मार्केट को लेकर स्ट्रैटेजी आपके सामने, और इक्विटी मार्केट में भी क्या रणनीति आज अपनानी चाहिए ये भी हमने आपको बताया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक्सडीएफ निफ्टी एक बार आपको दोबारा दिखा देते हैं। अभी भी 33 अंक नीचे और लाल निशान में कारोबार कर रहा है एक्सडीएफ निफ्टी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से